नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं कल रात उत्तराखंड पहुंचा। सुकून सा महसूस हुआ यहाँ की ठंड देख के। हाड़ कपा देने वाली ठंड नहीं है, लेकिन पोल्यूशन फ्री माहौल है। दिल्ली से जब आप उत्तराखंड आए तो निश्चित तौर पर राहत मिलती है, लेकिन ये राहत हवा हो गई जब रात को आखिरी बार ये देखना चाहा कि क्या समाचार आज दिन भर के रहे। तो एक समाचार ने, या यूं कहिए कि दो समाचारों ने थोड़ा खिन्नता का अनुभव करा दिया। राहत इंदौरी साहब ने कहा है, और आपने बहुत सुना होगा उनके कहन को, कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिब ए मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब ए मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब इसलिए याद आए क्योंकि कल जिन दो खबरों ने आहत किया वो अदालत से जुड़ी है। कल यानी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद मामले से जुड़े कुछ अन्य सह आरोपियों को जमानत दे दी, सशर्त जमानत दी, लेकिन अंततः दे दी। दूसरी तरफ उमर खालिद और एक अन्य आरोपी को अब भी राहत नहीं मिली। यानी अदालत यह स्वीकार कर रही है कि एक ही मामले में सभी की भूमिका समान नहीं है। फिर भी उमर खालिद जैसे नाम सालों से जेल में बंद हैं। ना कोई सजा हुई, ना ट्रायल पूरा हुआ है, लेकिन आजादी अब 1 बरस दूर है, क्योंकि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को अब 1 साल तक अपील भी नहीं करने की इजाजत होगी। ठीक इसी समय जब देश की शीर्ष अदालत यह निर्णय दे रही थी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दोष सिद्ध करार किया जा चुका गुरमीत राम रहीम एक बार फिर पेरोल पर जेल से बाहर आ गया है। और यही वो क्षण है जहां न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं बल्कि सीधा आक्षेप खड़ा हो जाता है। यह विरोधाभास किसी एक फैसले या किसी एक दिन की घटना तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक संरचना का परिणाम है जहां अगर आप गौर से देखेंगे तो न्यायिक सिद्धांत, प्रशासनिक विवेक, एडमिनिस्ट्रेटिव विवेक और राजनीतिक यथार्थ आपस में उलझे नजर आते हैं। हमारा संविधान यह कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो व्यक्ति निर्दोष है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार यही बात कहता आया है। बेल नियम है, जेल अपवाद है, नो जेल बट बेल। लेकिन व्यवहार में यही सिद्धांत सबसे ज्यादा टूटता नजर आ रहा है, खास तौर पर उन मामलों में जहां पर आरोपी का नाम सत्ता और असहमति की राजनीति से जुड़ा है। और दूसरी तरफ बाबा राम रहीम का मामला इस दोहरेपन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। आपको याद होगा, याद नहीं है तो अपनी याददाश्त को दुरुस्त कीजिए। 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस आदमी को 2 साध्वियों के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी। यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक माना गया क्योंकि पहली बार इतने बड़े धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रसूख रखने वाले किसी स्वयंभू गुरु को अदालत ने कठोर दंड दिया था। फैसले के तुरंत बाद हरियाणा में, पंजाब में हिंसा भड़की, दर्जनों लोगों की मौत हुई और अरबों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति स्वाहा हो गई। लेकिन तब भी ये उम्मीद जिंदा थी कि फैसला समाज को स्पष्ट चले गया है, आस्था की आड़ में अपराध करने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। बाबा राम रहीम के जेल जाने से यकीन हुआ कि सही में कानून के हाथ लंबे होते हैं। लेकिन सजा के बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसने उस संदेश को कमजोर कर दिया। 2017 से अब तक राम रहीम को बार बार पैरोल और छूट दी गई। जनवरी 2026 में कल 40 दिन की ताजा पैरोल, उसकी 15वीं अस्थायी रिहाई है। और अगर आप कुल दिनों को काउंट करें तो 8 वर्षों में वो सैकड़ों दिन जेल से बाहर रह चुका है। और हर बार प्रशासन का, सरकार का यही तर्क है कि सब कुछ कानून के तहत हो रहा है। यह सरकार तर्क दे देती है कई मामलों में आचरण अच्छा है,
मानवीय कारणों से पैरोल दी गई है। कितना दुखद है, जिस साधु के भेष में शैतान को 20 बरस की सजा सुनाई गई, उसको इतनी रियायत मिल रही है। पैरोल का उद्देश्य होता है कैदी के पुनर्वास और मानवीय जरूरतों को पूरा करना, लेकिन जब बार बार और खास समयों पर ये दी जाती है तो ये न्याय के पूरे सिद्धांत को कमजोर कर देती है, खासकर तब जब अपराधी बलात्कार का दोषी हो और पीड़ित वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष कर चुका हो। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने के पीछे एक बड़ा और असुविधाजनक सच यह भी है कि उसके पास डेरा सच्चा सौदा के रूप में एक विशाल और संगठित वोट बैंक है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारे देश में सब कुछ वोट बैंक से जुड़ जाता है। ये डेरा सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि इसके लाखों अनुयायी हैं जो अपने बाबा के कहने पर अपना वोट डालते हैं। अलग अलग चुनावों में जब से ये बाबा जेल गया है, हमने ये देखा है कि ये संकेत देता है, पहले पैरोल में बाहर आता है, फिर इशारा करता है और उस इशारे के आधार पर राजनीति तय होती है, वोट तय होता है। कितना गजब संयोग है। ये सोचने की बात है, विरोध करने की बात है कि ये संयोग कैसे है कि जब जब हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में या उन इलाकों में जहां कहीं भी डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है, इस बाबा को, इस शैतान को पैरोल मिल जाती है। पैरोल के समय वो सिरसा स्थित अपना मुख्यालय में रहता है, लेकिन अपना काम पॉलिटिशियंस के लिए कर देता है। चाहे संदेश धार्मिक भाषा में दिया जाए, लेकिन उसका सीधा असर राजनीति में होता है। बुलडोजर नीति चल रही है इस देश में। गरीब गुरबा के यहाँ या अल्पसंख्यकों के यहाँ अगर छोटा मोटा भी अतिक्रमण हो या उनके द्वारा कोई गुनाह किया गया हो तो बुलडोजर चला दिया जाता है। इस बाबा के साम्राज्य में कभी बुलडोजर चलता हमने नहीं देखा। यह समझना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम रहीम कोई अकेला या अपवाद स्वरूप मामला नहीं है। जो भी पावरफुल लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, उन लोगों को अच्छे आचरण, मानवीय आधार के नाम पर राहत देने की हमारे यहाँ परंपरा बन चुकी है। जेसिका लार्ड मर्डर केस के आरोपी मनु शर्मा को सबसे पहले कई बार पैरोल दिया गया और उसने पैरोल में दिए गए जो कंडीशंस होती हैं उनका उल्लंघन भी किया। आपको याद होगा 1999 में एक बार में जेसिका लाल जो बार अटेंडर थी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला लंबे समय तक हमारी न्याय व्यवस्था की विफलता का प्रतीक बनकर हमें डंक मारता रहा। गवाहों ने बयान पलट दिए। मनु शर्मा का बाप बड़ा राजनेता था, इसलिए सब कुछ मैनेज हो गया। लेकिन बाद में जनता जागी, मीडिया ने भी सकारात्मक रोल निभाया तो मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हमने इसे न्याय की बड़ी जीत माना, लेकिन पहले अच्छे आचरण के आधार पर शर्मा जी को पैरोल पर बार बार छोड़ा गया और उसके बाद दिल्ली सरकार की जो समीक्षा बोर्ड होता है, जो इन सजाओं पर निर्णय लेता है कि अगर आचरण अच्छा है तो सजा माफ कर दी जाए, उसने ये तय किया कि बहुत अच्छा आचरण रहा है मनु शर्मा का और उनकी सजा माफ है, वो जेल से बाहर है। अगर आप लीगल दृष्टि से देखें तो ये प्रक्रिया वैध है, लेकिन सामाजिक और नैतिक स्तर पर इसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन लोगों ने जेसिका के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, उनका अनुभव कितना कड़वा रहा होगा और स्पष्ट संदेश गया कि रसूख और पावरफुल लोगों को किसी न किसी तरीके से सत्ता राहत पहुंचा देती है। आप स्वयंभू धर्मगुरु जिनके चरणों में बड़े बड़े देश के राजनेता बैठे दिखते थे, आसाराम बापू का उदाहरण लीजिए। आसाराम बापू को नाबालिग से बलात्कार करने के जुर्म में सजा सुनाई गई है, लेकिन उनको भी पैरोल मिल जाता है, कभी स्वास्थ्य कारणों से, कभी किसी अन्य कारण से। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं। और दूसरी तरफ अंकिता भंडारी का मर्डर केस आप देखिए, जहां एक वीआईपी का नाम आता है कि कोई वीआईपी शामिल था। स्वयं अंकिता ने अपने दोस्त को की गई चैट में ये बात कही थी, लेकिन सरकार डिनाई करती है कि कोई वीआईपी नहीं। कितना खतरनाक व्यवस्था हमारी हो चली है, इसे समझिए। और इसी तस्वीर के दूसरे सिरे को देखिए।
उमर खालिद और उसके जैसे कई लोग जिन पर अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, किसी अदालत ने उनको सजा नहीं सुनाई है, उनका ट्रायल अधूरा है, लेकिन वे जेल में है। नो जेल बट बेल का सिद्धांत उन पर लागू नहीं हो रहा है। और कल तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कह दिया कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद 1 साल तक अब बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक गवाही पूरी ना हो जाए। 5 साल से गवाही नहीं हो रही है। और याद रखिएगा, दिल्ली दंगों भड़काने का जो आरोप इन लोगों पर है, तो यही आरोप कपिल मिश्रा नाम के एक नेता पर है जो आज दिल्ली सरकार में मंत्री है। लेकिन उसके मामले में हमारी न्याय व्यवस्था आंख मूंद कर बैठी है। भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने से पहले सजा देने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन इन लोगों के केस में क्या हो रहा है, जिनका दोष सिद्ध हो गया है, बलात्कार जैसे जघन्य आरोप के अपराधी, हत्या के अपराधी, उनको तो लगातार पैरोल मिलती है या उनकी सजा ही माफ कर दी जाती है। और दूसरी तरफ जिनसे सत्ता असहमत है, जिनके सुर सत्ता को अच्छे नहीं लगते, उनको पैरोल नहीं, उनको बेल नहीं, जिनका अपराध तक सिद्ध नहीं हुआ है उनको बेल नहीं दी जा रही है। और यही फर्क हमारे पूरे लोकतंत्र को झकझोरने वाला है। एक तरफ बिना सजा के जेल और दूसरी तरफ सजा के बावजूद आजादी। एक तरफ विचार, असहमति और छात्र राजनीति से जुड़े लोग, दूसरी तरफ अपराध, हिंसा और आस्था की आड़ में खिलवाड़ करने वाले तथाकथित धर्मगुरु। अगर न्याय सच में सबके लिए बराबर है तो फिर यह बराबरी केवल कुछ मामलों में ही क्यों दिखाई देती है? कितनी घातक बात है। भूलिएगा मत, राम रहीम नाम के जिस व्यक्ति को बार बार पैरोल मिलती है, उसने अपने ही शिष्याओं के साथ वर्षों तक बलात्कार किया, उनको धमका कर रखता था और वो सामाजिक दबाव के कारण भी चुप्पी साधे रहती थी। ऐसा ही आरोप आसाराम बापू पर है। दिल्ली दंगों का एक आरोपी दिल्ली सरकार में मंत्री है, जिसने ओपन वीडियो में कहा था, उन दिनों राष्ट्रपति अमेरिका के भारत आए थे और उसने कहा था कि पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में कि राष्ट्रपति अमेरिका के चले जाएंगे, उसके बाद हम अपना कारनामा दिखाएंगे। ओपन धमकी दी थी। वो तो सत्ता में आ गया। सवाल दोस्तों बिल्कुल सीधा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आरोपियों को कल जमानत दी दिल्ली दंगों के मामले में, लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं दी। दोष सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी वह जेल में है। दूसरी तरफ राम रहीम, मनु शर्मा और आसाराम जैसे अपराधियों को अलग अलग नामों से, कभी पैरोल के नाम पर, कभी सजा माफी के नाम पर बाहर कर दिया जाता है जेल से। यह अंतर किसी कानूनी बारीकी का सवाल नहीं है, पूरी न्याय व्यवस्था की साख का सवाल है। और याद रखिएगा, जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक यह धारणा और गहराती जाएगी कि भारत में कानून का तराजू सबके लिए एक सा नहीं है। कानून के हाथ लंबे नहीं रह गए हैं, कानून के हाथ बौने हो गए हैं। कहीं विचार और असहमति को अपराध मानकर जेल दी जा रही है और कहीं अपराध को प्रभाव, पहचान और वोट बैंक के तराजू पर तोलकर नरमी दिखाई जा रही है। और यही वह बिंदु है जहां न्याय व्यवस्था पर सबसे ज्यादा तीखा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारे यहाँ जेल और जमानत का फैसला सच में केवल कानून करता है या पैसा करता है, राजनीतिक रसूख करता है? इसीलिए मुझे याद आए राहत इंदौरी साहब, और मैं उनके कहे को फिर एक बार दोहराता हूं, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा।